नमस्कार दोस्तों, एनआईएसएम सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एनआईएसएम सीरीज 10A के चैप्टर 6 सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना। हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। बिल्कुल, पर आज हम ना सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, हम मार्केट की पूरी कहानी समझेंगे। तो शुरुआत में करता हूँ प्राइमरी मार्केट से, जहां शेयर्स का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच मार्केट सेगमेंट आर सिक्योरिटीज इशूड डायरेक्टली बाय द इशूअर टू इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस आर ए सेकेंडरी मार्केट, बी प्राइमरी मार्केट, सी डेरिवेटिव्स मार्केट, डी कमोडिटी मार्केट। इसका मतलब है कि जब कोई कंपनी पहली बार सीधे इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज देती है तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी मार्केट। देखो, इसको ना एक फैक्ट्री की तरह सोचो। जब कोई प्रोडक्ट पहली बार फैक्ट्री में बनता है और सीधा कस्टमर को दिया जाता है, तो वो प्राइमरी मार्केट है। अच्छा, जहां क्रिएशन हो रहा है। एकदम सही। इसीलिए इसे न्यू इशू मार्केट भी कहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ शेयर्स लिटरली क्रिएट हो रहे हैं। ऑप्शन ए यानी सेकेंडरी मार्केट इसीलिए गलत है क्योंकि वो एक सेकेंड हैंड शोरूम की तरह है जहाँ पुराने शेयर्स ट्रेड होते हैं। राइट, और बाकी ऑप्शंस? ऑप्शन सी और डी में तो शेयर्स ट्रेड ही नहीं होते। वहाँ फ्यूचर्स, ऑप्शंस या गोल्ड जैसी कमोडिटीज होती हैं। तो जब भी एग्जाम में फर्स्ट टाइम दिखे ना आंसर, हमेशा प्राइमरी मार्केट होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर, बहुत इजीली समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, when an existing shareholder offers a part of their holding to the public in an IPO, it is called an blank. Options are A, initial offer, B, offer for sale, C, fresh issue, D, bonus issue. इसका मतलब है कि जब कंपनी का कोई मौजूदा शेयर होल्डर, जैसे मान लीजिए कोई प्रमोटर, अपने ही शेयर पब्लिक को बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑफर फॉर सेल, जिसे हम शॉर्ट में OFS भी कहते हैं। यहाँ ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट्स अक्सर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में कंफ्यूज होते हैं। हाँ, दोनों सिमिलर लगते हैं सुनने में। बिल्कुल, पर डिफरेंस बड़ा है। फ्रेश इशू में कंपनी बिल्कुल नए शेयर्स छापती है, लेकिन OFS में शेयर्स नए नहीं बनते। जो पिज्जा पहले से बना हुआ है, प्रमोटर बस अपनी पिज्जा की स्लाइस पब्लिक को बेच रहा है। ओह, एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि OFS के केस में सारा पैसा उस प्रमोटर की जेब में जाता है, कंपनी के पास नहीं। एकदम सही पकड़ा। कंपनी को इस पैसे से कोई फायदा नहीं होता। ऑप्शन सी इसीलिए गलत है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बोनस शेयर्स तो फ्री में बनते जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्लियर है ना? ये काफी इंटरेस्टिंग है। समझ आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following best describes the book building process? Options: A, fixing the price by the lead manager before the issue opens, B, issuing shares only to promoters, C, identifying the price the market is willing to pay via investor bidding, D, selling shares at a discount to the face value only. इसका मतलब है कि ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, इसका असली काम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो, बुक बिल्डिंग असल में एक ऑक्शन या नीलामी की तरह काम करता है। कंपनी ये नहीं कहती कि मेरा शेयर फिक्स्ड 100 रुपए का है, लेना है तो लो। अच्छा, तो प्राइस फिक्स नहीं होता? नहीं, कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, मान लो 90 से 100 रुपए के बीच। फिर इन्वेस्टर्स बिडिंग करते हैं कि वो किस भाव पर शेयर लेने को तैयार हैं। इस प्रोसेस से ना प्राइस डिस्कवरी होती है, यानी मार्केट खुद बताता है कि सही कीमत क्या है। राइट, मार्केट खुद तय करता है वैल्यू। एग्जैक्टली। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि अगर लीड मैनेजर पहले ही प्राइस फिक्स कर दे तो वो बुक बिल्डिंग कहाँ हुआ, वो तो फिक्स्ड प्राइस इशू बन जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In a fresh issue of shares, the proceeds of the issue go to options A, the existing shareholders, B, the stock exchange, C, the issuing company, D, the underwriters. इसका मतलब है कि जब फ्रेश इशू होता है तो उससे आने वाला सारा पैसा किसको मिलता है? ऑप्शन सी सही है, द इशुइंग कंपनी। हमने अभी OFS के टाइम जो पिज्जा वाला एग्जाम्पल लिया था ना, उसको याद करो। फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी एक बिल्कुल नया पिज्जा बेक कर रही है। सही, नए शेयर्स बन रहे हैं। हाँ, क्योंकि कंपनी ने खुद नए शेयर्स क्रिएट किए तो पैसा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंशन या कर्जा चुकाने के लिए। ऑप्शन ए वाले शेयर होल्डर्स को पैसा सिर्फ OFS में मिलता है। एक्सचेंज और अंडरराइटर्स को तो बस अपनी फीस से मतलब होता है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। अब शेयर्स तो इशू हो गए, पर जब इनकी ट्रेडिंग होती है तो मार्केट मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इस पर है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ मार्केट मेकर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट? ऑप्शंस ए, to act as a legal counterparty to all trades to eliminate counterparty risk. B,
to provide investment advice, C, to issue new shares, D, to manage the company's accounts. इसका मतलब है कि सेटलमेंट के वक्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मेन काम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। सोचो अगर मार्केट में शेयर खरीदें और जिसने बेचे वो शेयर देने से मुकर जाए तो क्या होगा? पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। बिल्कुल। इस डर को काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इसी डर को खत्म करती है नोवेशन के प्रोसेस से। ये एक जादू की तरह है। वो हर बायर के लिए सेलर बन जाती है और हर सेलर के लिए बायर। गारंटी लेती है कि सेटलमेंट होकर रहेगा। अच्छा, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसी गारंटी। सही एग्जाम्पल है। बाकी ऑप्शंस देखो। हाँ। ऑप्शन बी, सी और डी इनके काम नहीं है। ये ना तो एडवाइस देते हैं ना शेयर इशू करते हैं। इनका काम सिर्फ मार्केट की सेफ्टी संभालना है। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूं। An issuance of securities to a select set of investors by an unlisted company is known as options A, initial public offer, B, rights issue, C, private placement, D, bonus issue. इसका मतलब है कि जब एक अनलिस्टेड कंपनी सिर्फ कुछ चुने हुए इन्वेस्टर्स को शेयर्स देती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही है, प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम में ही प्राइवेट है ना, मतलब पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करना है। एक आईपीओ लाने में यानी ऑप्शन ए में करोड़ों रुपए और महीने लगते हैं। और सेबी के रूल्स भी बहुत होते होंगे। बहुत ज्यादा। तो अगर किसी छोटी अनलिस्टेड कंपनी को जल्दी और शांति से पैसा चाहिए तो वो सीधा बड़े फंड्स के पास जाके डील लॉक कर लेती है। राइट्स और बोनस यानी ऑप्शन बी और डी सिर्फ उनके लिए होते हैं जो पहले से शेयर होल्डर हैं। क्लियर है ना? सही, एकदम वीआईपी बैकडोर एंट्री लग रही है तो। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7। Blank refers to the permanent removal of the shares of a company from being listed on a stock exchange. Options A, dilution, B, delisting, C, dematerialization, D, disinvestment. इसका मतलब है कि किसी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से हमेशा के लिए हटा देने को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डीलिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब है एक्सचेंज पर आना और डीलिस्टिंग का मतलब है परमानेंटली बाहर चले जाना। इसके बाद उन शेयर्स की ट्रेडिंग एक्सचेंज पर नहीं हो सकती। बाकी टर्म्स भी काफी सिमिलर साउंड कर रहे हैं। साउंड करते हैं पर अलग हैं। ऑप्शन सी, डीमैटेरियलाइजेशन यानी डीमैट, तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स को डिजिटल करने का प्रोसेस है। ऑप्शन डी, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब सरकार किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचती है। तो परमानेंट रिमूवल हमेशा डीलिस्टिंग ही होगा। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। What is the purpose of a circuit breaker on a stock exchange? Options A, to prevent technical glitches, B, to suspend trading during abnormal price movements, to coordinate a trading halt, C, to facilitate high-frequency trading, D, to ensure dividends are paid on time. इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज पर सर्किट ब्रेकर क्यों लगाया जाता है? क्या ये हमारे घर के इलेक्ट्रिक फ्यूज जैसा कुछ है? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। घर में जब वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है ताकि टीवी या फ्रिज ना जले। स्टॉक मार्केट में भी ना, जब किसी स्टॉक या इंडेक्स में एबनॉर्मली तेज उछाल या गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स का पैनिक रोकने के लिए एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर लगा देता है। तो ट्रेडिंग रुक जाती है उस वक्त? हाँ, कुछ समय के लिए ट्रेडिंग पूरी तरह सस्पेंड कर दी जाती है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। टेक्निकल ग्लिचेस यानी ऑप्शन ए को रोकने के लिए आईटी सिस्टम्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर नहीं। ये बस एक कूलिंग ऑफ पीरियड है ताकि लोग ठंडे दिमाग से सोच सकें। क्लियर है ना? ये फ्यूज वाला कॉन्सेप्ट सच में हमेशा याद रहेगा। हाँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। A corporate action where the face value of existing shares is reduced in a defined ratio is called are options A, rights issue, B, bonus issue, C, stock split, D, buyback. इसका मतलब है कि जब कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू को एक फिक्स्ड रेशियो में कम कर देती है, जैसे 10 रुपए से 2 रुपए, तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉक स्प्लिट। यहाँ ना स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि कंपनी ऐसा करती ही क्यों है। इसे एक 2000 रुपए के नोट की तरह सोचो। अच्छा, कैसे? अगर तुम्हें 10 रुपए की चीज खरीदनी है तो 2000 का नोट देना मुश्किल है ना, पर अगर तुम उसे 500 के 4 नोटों में स्प्लिट कर लो तो वेल्थ तो 2000 ही रही, पर लिक्विडिटी बढ़ गई। जब किसी कंपनी का शेयर बहुत महंगा हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स उसे खरीद नहीं पाते, तो कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू को 2 रुपए कर देती है, यानी एक शेयर के 5 टुकड़े। समझ गया। प्राइस कम हो गया और ट्रेडिंग आसान हो गई। क्लियर। Question number 10. Which mechanism allows retail investors to block funds in their bank account for an IPO application until allotment? Option A, UPI, B, NEFT, C, RTGS, D, ASB. इसका मतलब है कि आईपीओ में अप्लाई करते समय बैंक अकाउंट में ही पैसा ब्लॉक करने वाले मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही है, ASBA। इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एक जमाना था जब आईपीओ में अप्लाई करने पर तुरंत पैसा कट जाता था। हाँ,
और रिफंड आने में महीनों लग जाते थे। नहीं तो ब्लॉक अपने आप हट जाएगा। यूपीआई, नेफ्ट और आरटीजीएस सिर्फ ट्रांसफर के तरीके हैं, फंड ब्लॉक नहीं कर सकते। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी है, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल, बिना रुके आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। इन अ सेकेंडरी मार्केट, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड एज ऑप्शन ए शेयर प्राइस प्लस फेस वैल्यू, बी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, सी टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज, डी अर्निंग्स पर शेयर एक्सपीई रेशियो। इसका मतलब है कि किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। मार्केट कैप ना असल में किसी कंपनी का प्राइस टैग होता है। अगर कोई आज पूरे की पूरे रिलायंस या टाटा कंपनी को एक झटके में खरीदना चाहे तो कितने पैसे लगेंगे? इसका सिंपल फॉर्मूला है, कंपनी के जितने शेयर मार्केट में मौजूद है उन्हें एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। और बाकी ऑप्शंस अकाउंटेंसी वाले लग रहे हैं। हाँ, ऑप्शन सी एक अकाउंटिंग टर्म है जिसे बुक वैल्यू कहते हैं, और ऑप्शन डी तो शेयर की फेयर वैल्यू निकालने का तरीका है। मार्केट कैप हमेशा आउटस्टैंडिंग शेयर्स और मार्केट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। ये पूरा प्राइस टैग है कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 12। Which index is considered a barometer of the Indian economy and consists of 30 large companies? Options A Nifty 50, B S&P BSE Sensex, C Nifty Mid Cap 100, D BSE Small Cap। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किस इंडेक्स को माना जाता है जिसमें 30 बड़ी कंपनियां होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी S&P BSE सेंसेक्स। इस सवाल में सीधा हिंट था 30 लार्ज कंपनीज। सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना इंडेक्स है। जैसे डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर नापकर हेल्थ बताता है ना, वैसे ही सेंसेक्स अलग अलग सेक्टर्स की 30 सबसे सॉलिड ब्लू चिप कंपनीज को ट्रैक करके इकोनॉमी का बैरोमीटर बन जाता है। अच्छा, और निफ्टी 50 क्यों नहीं माने जाते क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। क्लियर है ना? ब्लड प्रेशर वाला एग्जाम्पल बहुत सटीक था। हाँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। What is the primary function of the secondary market? Options A to provide capital to the issuer, B to provide liquidity and price discovery for existing securities, C to issue initial public offers, D to facilitate private placements। इसका मतलब है कि सेकेंडरी मार्केट का सबसे मेन काम क्या होता है? ऑप्शन बी सही है, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी। सोचो अगर सेकेंडरी मार्केट होता ही नहीं और तुमने प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीद लिए होते तो तुम उनका क्या करते? फिर तो पैसे फंस जाते हैं हमेशा के लिए। एग्जैक्टली। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट रूट देता है कि जब चाहो अपने शेयर बेचो और कैश ले लो। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। ऑप्शन ए, सी और डी सीधा सीधा प्राइमरी मार्केट के काम है। सेकेंडरी मार्केट कंपनी को कभी सीधा पैसा नहीं देता। क्लियर है ना? सही। अगर लिक्विडिटी ना हो तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। Clear. Question number 14. A blank issue is made to existing shareholders, enabling them to buy more securities at a specific price in a specific ratio. Options A. Bonus, B. Rights, C. Private placement, D. Preferential. इसका मतलब है कि जब कंपनी सिर्फ अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को एक फिक्स प्राइस पर और शेयर्स खरीदने का मौका देती है तो उसे कौन सा इश्यू कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट्स इशू। इसे ऐसे समझो, किसी बहुत पॉपुलर कॉन्सर्ट के टिकट्स बिकने वाले हैं, लेकिन जो लोग फैन क्लब के मेंबर हैं उन्हें एक सीक्रेट कोड दिया जाता है कि पब्लिक सेल से पहले आप टिकट खरीद लो। वाव, यानी पहला हक पुराने लोगों का। एकदम, क्योंकि आप पहले से शेयर होल्डर हो तो कंपनी में आपका हक या राइट बनता है कि पहले आपको ऑफर मिले। ऑप्शन ए यानी बोनस में शेयर फ्री मिलते हैं, पर सवाल में स्पेसिफिक प्राइस लिखा है, इसलिए बोनस गलत है। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग। फैन क्लब वाले एग्जाम्पल से एकदम दिमाग में बैठ गया। हाँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरिंग नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आर ऑल्सो नोन एज ऑप्शंस ए जंक बॉन्ड्स, बी जिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, सी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डी प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है कि वो सरकारी सिक्योरिटीज जिनमें डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं होता, उन्हें और क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री है। ब्रिटिश काल में ना, जब सरकार बॉन्ड्स इशू करती थी तो उन पेपर सर्टिफिकेट्स के किनारों पर असली सोने का पानी चढ़ा होता था, जिसे गिल्ट कहते थे। क्या बात कर रहे हो, असली सोना? हाँ, ये सोना इस बात की गारंटी था कि ये बेस्ट क्वालिटी के हैं और सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। आज सोना नहीं चढ़ता, पर इन रिस्क फ्री बॉन्ड्स को आज भी गिल्ट एज्ड ही कहा जाता है। ऑप्शन ए यानी जंक बॉन्ड्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां रिस्क बहुत हाई होता है।
क्लियर है ना? समझ आ गया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट तो शायद ही किसी को पता हो। क्लियर। अब थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Blank is the deposit given by members of the exchange against which no exposure for trades is allowed. Options A, mark to market margin, B, additional capital, C, base minimum capital, D, initial margin. इसका मतलब है कि एक्सचेंज के मेंबर्स द्वारा जमा किया गया वो कौन सा डिपॉजिट है जिसके बदले उन्हें ट्रेडिंग के लिए कोई एक्सपोजर नहीं मिलता। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसिक मिनिमम कैपिटल या बीएमसी। ये सच में एक ट्रिकी सवाल है। स्टूडेंट्स मार्जिन से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे एक किराए के घर से समझो। जब तुम घर किराए पर लेते हो तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, है ना? हाँ, डिपॉजिट देना पड़ता है। तो क्या उस डिपॉजिट के बदले तुम्हें एक्स्ट्रा कमरे यूज करने मिलते हैं? नहीं। वो बस एक गारंटी है। बीएमसी भी ब्रोकर की मेंबरशिप का बेसिक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके बदले ट्रेडिंग लिमिट नहीं मिलती। हाँ। जबकि बाकी ऑप्शंस जो मार्जिन्स हैं, उनके बेसिस पर ब्रोकर को ट्रेड करने की लिमिट मिलती है। क्लियर है ना? अच्छा, ये एंट्री टिकट है, ट्रेडिंग चिप्स नहीं। ये थोड़ा ट्रिकी था पर अब क्लियर है। Question number 17. Which of the following is not a participant in the secondary market? Options A. Stock exchanges, B. Investors, C. Clearing corporations, D. Registrar of companies. इसका मतलब है कि इनमें से कौन सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी सही है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC। देखो, सवाल में नॉट को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ROC का काम है कंपनियों का जन्म रजिस्टर करना, जैसे RTO गाड़ियों को रजिस्टर करता है। पर आरटीओ खुद सड़क पर गाड़ी नहीं चलाता। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। वैसे ही ROC सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग या सेटलमेंट नहीं करता। बाकी तीनों स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर्स और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये तो मार्केट के कोर प्लेयर्स हैं जो रोजाना ट्रेड करते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल सही। क्लियर। Question number 18. A blank allows investors to replicate an index at a low cost because the stocks included are liquid. Options A, private equity fund, B, hedge fund, C, market index, D, penny stock portfolio. इसका मतलब है कि किस कारण से इन्वेस्टर्स एक प्योर इंडेक्स को बहुत कम लागत पर कॉपी कर पाते हैं। जैसे इंडेक्स में टॉप कंपनियां होती हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी आसानी से खरीदे बेचे जाते हैं, तो इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है। इसलिए इंडेक्स फंड सस्ते में इंडेक्स कॉपी कर लेता है। और प्राइवेट इक्विटी वगैरह? प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड्स तो बहुत महंगे और कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि फीस करोड़ों में होती है। और पेनी स्टॉक्स में तो लिक्विडिटी होती ही नहीं है। क्लियर है ना? हाँ, लिक्विडिटी का सीधा कलेक्शन कॉस्ट से है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19. In a book built issue, the price at which the issue gets subscribed and shares are allotted is called the options A, floor price, B, ceiling price, C, cut-off price, D, base price. इसका मतलब है कि बुक बिल्ट इशू में बिडिंग के बाद जिस फाइनल प्राइस पर शेयर्स अलॉट होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही है, कट ऑफ प्राइस। हमने प्राइस बैंड डिस्कस किया था ना पहले। उस बैंड के सबसे निचले हिस्से को फ्लोर प्राइस कहते हैं और सबसे ऊपरी हिस्से को सीलिंग प्राइस। हाँ, जहाँ इन्वेस्टर्स बिड करते हैं। राइट। तो जब सब बिड कर लेते हैं, कंपनी देखती है कि किस प्राइस पर उनके सारे शेयर्स बिक जाएंगे। उस फाइनल प्राइस को कट ऑफ प्राइस कहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर फॉर्म में सीधा कट ऑफ टिक कर सकता है कि जो भी फाइनल प्राइस आएगा मैं लेने को राजी हूँ। क्लियर है ना? समझ आ गया, एकदम क्लियर। और अब हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20. ट्रू और फॉल्स? A company can pay dividends even if it has made a loss in the current year, provided it uses the share premium account. Options A true, B false. इसका मतलब है कि क्या एक कंपनी नुकसान होने के बावजूद शेयर प्रीमियम अकाउंट का पैसा यूज करके डिविडेंड दे सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी फॉल्स। ये रूल ना पत्थर की लकीर है। शेयर प्रीमियम अकाउंट कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, वो तो इन्वेस्टर्स का ही कैपिटल है। वो तो अपने ही पैसे वापस दे रहे हैं। हाँ, अगर कंपनी लॉस में है और डिविडेंड देने के लिए प्रीमियम यूज करे तो ये धोखा है। डिविडेंड हमेशा कंपनी के कमाए गए प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है, कभी कैपिटल में से नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। क्लियर है ना? बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। हाँ। ये तो सच में रूल्स को क्लियर करता है। हाँ, क्लियर। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहां। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और जाते जाते बस एक चीज पर जरूर सोचना, भविष्य में जब ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह हावी हो जाएंगे तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का ये अलग-अलग होना खत्म हो जाएगा? सोचिएगा जरूर कि क्या होगा अगर कंपनी का शेयर इशू करना और इन्वेस्टर्स का उसमें ट्रेड करना एक ही सेकंड में होने लगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।